कौन सा चैप्टर है? फ्रिक्शन है ना। आइए देख लेते, काफी छोटा चैप्टर है फिर भी। पहला प्रश्न, लोटनिक एस्थेटिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। यानी यहाँ पर 3 प्रकार के घर्षण की बात की गई है। लोटनिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण, सर्पी घर्षण। 3 प्रकार के घर्षण को आपको सजाना है कि घर्षण 3 प्रकार के, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी बात पर आधारित है प्रश्न। तो प्रश्न इस आधार पर बनेगा कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के घर्षण होते हैं उनमें कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है, इसको समझना है। तो आइए पहले सारे प्रकार के घर्षण को हम समझ ले, देख ले कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि घर्षण जो है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है। फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का बल है और एक ऐसा बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है तथा गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो घर्षण एक बल है। जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर चलना चाहेगी, मान लीजिए कि यह एक ठोस सतह है और इस पर यह वस्तु चलने की कोशिश कर रहा है, तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर, किसी भी सतह पर, चाहे वो सतह ठोस ही क्यों ना हो, द्रव ही क्यों ना हो, गैस ही क्यों ना हो, तो एक वस्तु किसी सतह पर जब चलती है, मतलब गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, तो गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो गति का विरोध करता है, और वही बल क्या है? घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, तो एक बल गति के विपरीत दिशा में लगकर इसके गति का विरोध करता है, और इसी विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल विरोधी बल है जो हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है, और इसकी दिशा हमेशा गति के विपरीत होता है। अगर इसकी दिशा इधर है गति की, तो घर्षण की दिशा ठीक इसके विपरीत होगा, ठीक इसके विपरीत होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? अब घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो घर्षण कई प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के घर्षण होते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि यह एक सतह है या सड़क है और इस पर एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है। अगर हम वस्तु को बल लगाकर आगे खींचे, यह सतह है, इस पर वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु पर बल लगाकर हम इस वस्तु को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह वस्तु टसमस भी नहीं हुआ, तो हमारा बल गया किधर? हमने इस वस्तु पर, मान लीजिए कि हमने इस वस्तु पर बल लगाया लेकिन वस्तु अपने जगह से टसमस भी नहीं हुआ, तो फिर हमारा बल गया किधर? तो हमारा बल से कहीं ज्यादा बल किधर लग रहा है? तो घर्षण के रूप में लग रहा है। इसी कारण यह वस्तु अपने जगह पर से नहीं हिला। तो जब एक वस्तु को हम खींचने का प्रयास करते हैं
और बल लगाते हैं फिर भी वह वस्तु टसमस नहीं होता है, तो हमारा बल गया कहाँ? क्योंकि न्यूटन का तो कहना है कि अगर किसी भी द्रव्यमान के वस्तु पर आप बल लगाइएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। कितना? मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। m द्रव्यमान की वस्तु पर जब भी बल लगाएंगे त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा। लेकिन हमने इस वस्तु पर बल लगाया, वस्तु टसमस ही नहीं हुआ, यानी त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो बल गया किधर? तो बल घर्षण बल के विरुद्ध में खत्म हो गया। और इस स्थिति में जो घर्षण लग रहा है, इस स्थिति में जो घर्षण लग रहा है उसे हम कहते हैं एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विराम में ही बना रहा, इसका मतलब है कि हमारे बल से कहीं ज्यादा बल कौन है? घर्षण है, इसलिए वस्तु विराम में ही बना रहा, गति नहीं किया। विराम की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एस्थेटिक फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन है जो विराम की अवस्था में लगता है। एक वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु गति नहीं किया, वस्तु विराम में ही बना रहा। विराम यानी रेस्ट में ही बना रहा। विराम या रेस्ट में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? एस्थेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एस्थेटिक फ्रिक्शन क्या है, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा घर्षण समझिए। अगर हमने बल लगाया वस्तु पर, वस्तु हिला डुला भी नहीं, तो इसका मतलब हमारे बल से कहीं ज्यादा दूसरी तरफ क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। अब मान लीजिए कि बल को हम बढ़ाते जाएंगे, बल को बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण भी बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा कि वस्तु गति करने पर आ जाएगा। पहली स्थिति में हम बल लगाए, वस्तु गति नहीं किया, तो मतलब हमारे बल से कहीं ज्यादा कौन था? घर्षण बल। उसके बाद हमने बल का मान बढ़ाते गए और बल का मान बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु गति करने पर आ जाएगा। वस्तु गति करने पर आ जाएगा। गति करेगा नहीं, करने पर आ जाएगा। तो जब वस्तु गति करने पर आ जाए, गति करे नहीं करने पर आ जाए, तब उस दशा में जो घर्षण लगता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो एस्थेटिक फ्रिक्शन के महत्तम मान को ही क्या कहा जाता है? एस्थेटिक फ्रिक्शन के महत्तम मान को ही क्या कहा जाता है? जब आपने बल लगाए, वस्तु गति नहीं किया, विराम में ही बना रहा, तब जो घर्षण लगा वो कौन? एस्थेटिक। बल बढ़ाते गए तो घर्षण बल भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु गति करने पर आ जाए, तो वस्तु गति करने पर आ गया, तब जो घर्षण लगा वो कौन घर्षण है? और ये सीमांत घर्षण जो है, इसी घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू है। एस्थेटिक घर्षण बढ़ते जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, तब एस्थेटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर? यानी विराम की अवस्था में जो घर्षण लगा वो एस्थेटिक फ्रिक्शन है, और एस्थेटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ते जब मैक्सिमम हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्लियर है? बात समझ गए? उसके बाद जब घर्षण लिमिटिंग में आ गया है, तो इसका मतलब हल्का सा बल लगाइएगा, वस्तु क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। तो जब वस्तु गति करने लगे, उस अवस्था में जो घर्षण लगता है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज घर्षण कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है? गतिज घर्षण कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। विराम की अवस्था में बल लगा, वस्तु विराम में ही बना हुआ, तब कौन फ्रिक्शन? एस्थेटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण की स्थिति में वस्तु रहती तो है विराम में, लेकिन वो गति करने पर आ जाती है।
गति अवस्था में जो घर्षण लगता है वो गतिज घर्षण। इन तीनों घर्षण में सबसे बड़ा मान किसका होगा? सीमांत घर्षण से छोटा। अब जानते हैं स्टैटिक का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो निश्चित तौर पर सीमांत घर्षण बड़ा है, स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण क्या है? छोटा है। तो सबसे बड़ा यह घर्षण होता है, उसके बाद इसका नंबर, और सबसे छोटा गति अवस्था में जो घर्षण लगता है उसका मान सबसे कम होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि गतिज घर्षण भी दो प्रकार के होते हैं। गतिज घर्षण भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है लोटनिक फ्रिक्शन यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गतिज घर्षण डायनेमिक फ्रिक्शन भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, क्योंकि वस्तु जब गति करती है तो दो प्रकार से गति कर सकती है, एक लुढ़क कर और दूसरा सरक कर। जैसे पहिया का गति कैसा, और आप फर्श पर जो बोरा खींचते हैं उसकी गति कैसी। तो वस्तु जब गति करती है तो वो गति भी दो प्रकार की होती है, और दो प्रकार के गति के आधार पर गतिज घर्षण भी कितना प्रकार का? दो प्रकार का। लुढ़कन अवस्था में जो घर्षण लगा वो लोटनिक, जैसे पहिया, गाड़ी का पहिया जो सड़क पर चलता है वो लोटनिक घर्षण की स्थिति में रहता है। और वहीं एक बोरा को यानी किसी वस्तु से भरे बोरा को आप फर्श पर खींच रहे हैं तो वो भी गति है, लेकिन उस स्थिति की गति में जो घर्षण है वो कौन है? सर्पी घर्षण का मान बड़ा होता है, लोटनिक घर्षण का मान छोटा होता है। सर्पी घर्षण का मान बड़ा होता है, लोटनिक घर्षण का मान छोटा होता है। क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ा घर्षण कौन है? उससे छोटा, सबसे छोटा। गतिज घर्षण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लोटनिक और सर्पी। लोटनिक का मान छोटा होता है, सर्पी का मान बड़ा होता है। इसके बाद कोई घर्षण ही नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ बात? अब सवाल पर आते हैं। अब सवाल बनेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? घर्षण तीन प्रकार के घर्षण है जिसमें गतिज को दो में बांटे हैं। अब आते हैं सवाल पर दोस्तों। सवाल क्या है अब तो आप बता दीजिएगा। यहां पर सही व्यवस्था जो है ना, प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। न तो बढ़ते क्रम में पूछा है और न ही घटते क्रम में पूछा है, तो सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। घर्षण बल के मान को न तो बढ़ते क्रम में पूछा गया है और न ही घटते क्रम में पूछा गया है। तो आप दोनों क्रम जान लीजिए। उसके बाद अगर बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे कम मान किसका? लोटनिक का। लोटनिक से ज्यादा मान सर्पी का। सर्पी से ज्यादा मान एस्थेटिक का। एस्थेटिक से ज्यादा मान सीमांत का। किसका? लोटनिक घर्षण से बड़ा घर्षण सर्पी। ये दोनों गतिज है। गतिज से बड़ा घर्षण एस्थेटिक, और सबसे बड़ा घर्षण तो ये बढ़ते क्रम है। घटते क्रम में सीमांत के बाद एस्थेटिक के बाद सर्पी के बाद लोटनिक आ जाएगा। क्लियर? अगर घटते क्रम में देखे तो घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण से छोटा एस्थेटिक, एस्थेटिक से छोटा सर्पी, और सबसे छोटा लोटनिक। सबसे छोटा लोटनिक। तो यहां पर देखिए लोटनिक, सर्पी, एस्थेटिक, ये आपका बढ़ते क्रम हो गया कि ना? ये आपका क्या हो गया? घटते क्रम हो गया। सवाल में थोड़ा मिस्टेक ये है कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम पूछा नहीं है। लेकिन अब आपसे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखने के लिए बोलेगा तो कोई परेशानी होगा? बताइए, होगा? नहीं ना होगा। तो सवाल में थोड़ा मिस्टेक ये है कि ना तो बढ़ते क्रम के बारे में जिक्र किया गया है, ना ही घटते क्रम के बारे में जिक्र किया गया है। तो किसी भी क्रम का जिक्र किया जाएगा अब घर्षण बल के संदर्भ में। आपको कोई दिक्कत होगा क्या? दिक्कत होगा? पहला प्रश्न क्लियर ना?
वीडियो रुक रहा है जी, सब कुछ सही है कि नहीं जी? आगे बढ़े। 2 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर अनुभव के आधार पर आप दे सकते हैं। एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के सूखे पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र यानी अखबार और तौलिया पर चलाया जाता है, तो कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा फर्श पर बिछे तौलिया पर चलाया गया। तो हमको लगता है कि संगमरमर के गीले फर्श पर घर्षण सबसे कम होगा, होगा कि नहीं? कभी कभी फिसल कर गिरे भी होंगे। संगमरमर के गीला फर्श पर घर्षण सबसे कम होगा, इसीलिए संगमरमर के गीले फर्श पर फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर घर्षण सबसे कम है। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा घर्षण होगा तो वो किस पर होगा? तौलिया पर होगा। किस पर होगा? 2 बात तो क्लियर है। तौलिया से कम होगा समाचार पत्र पर, समाचार पत्र से कम होगा सूखे फर्श पर, सूखे फर्श से भी कम होगा गीले फर्श पर। क्लियर? तो बढ़ता क्रम में संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर का सूखा पर, समाचार पत्र, तौलिया, यही आपका क्या है? बढ़ता क्रम। फर्स्ट का क्वेश्चन मिस्टेक था दोस्तों। फर्स्ट का आंसर इसलिए नहीं दिए क्योंकि प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। वह प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो सब बता दिए। आप लोग ऑनलाइन वाला सब ध्यान देता नहीं है, आगे बढ़ जाते। हम तो कितना स्लो है कि हर चीज समझ जाइए आप, फिर भी दिक्कत होता है, तो समझिए दिक्कत बहुत है। एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण यानी एस्थेटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण मतलब क्या? लिमिटिंग, सर्पी घर्षण लिमिटिंग, सॉरी सर्पी स्लाइडिंग होता है, हाँ सीमांत होता है, सर्पी का मतलब स्लाइडिंग। तो एस्थेटिक घर्षण सर्पी घर्षण से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा? तो एस्थेटिक घर्षण वो घर्षण है जो विराम की अवस्था में लगा, सर्पी घर्षण गतिज घर्षण है, यानी सर्पी घर्षण उस अवस्था में लग रहा है जब वस्तु गति कर रहा है, और गतिज घर्षण का मान एस्थेटिक के मान से क्या होगा? कम होगा। यानी एस्थेटिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होगा? अधिक होगा। पहला सवाल में ही छुपा हुआ इसका आंसर। एस्थेटिक घर्षण का मान सर्पी से एकदम अधिक होगा। एक बार क्रम फिर से जान लीजिए। सबसे छोटा घर्षण कौन? लोटनिक से बड़ा, सर्पी से बड़ा, एस्थेटिक, एस्थेटिक से बड़ा सीमांत। क्लियर? यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से बड़ा एस्थेटिक फ्रिक्शन, एस्थेटिक से बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? ये है भिन्न भिन्न घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले बलों का क्रम। तो एस्थेटिक फ्रिक्शन का मान, एस्थेटिक घर्षण का मान हमेशा और हमेशा सर्पी घर्षण से क्या होगा? अधिक होगा। सर्पी घर्षण से क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? अब देख रहे हैं सर्पी से बड़ा एस्थेटिक है। चरम फ्रिक्शन, सीमांत को ही सीमांत, चरम घर्षण या
सीमांत घर्षण। यानी सीमांत का दूसरा नाम क्या है? चरम घर्षण। अंग्रेजी में लिमिटिंग शब्द का यूज होता है। नेक्स्ट, घर्षण बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करने से घर्षण कम होता है। धारा रेखीय आकृति, धारा रेखीय आकृति जैसे मछली की आकृति क्या है? इसी आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखीय। तो धारा रेखीय आकृति से भी घर्षण क्या होता है? कम होता है। रुखरा करने से घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। रुखरा करने से घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। स्नेहक, स्नेहक जैसे ग्रीस, ग्रीस शब्द सुने हैं ना, देखे भी होंगे, बॉल बेयरिंग में लगाया जाता है। ग्रीस को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्नेहक। और ग्रीस का भी इस्तेमाल घर्षण को घटाने के लिए किया जाता है। ग्रीस का भी इस्तेमाल घर्षण को घटाने के लिए किया जाता है। तो घर्षण अगर बढ़ाना है तो रफनेस को बढ़ाना पड़ेगा, रुखरापन को बढ़ाना पड़ेगा। रुखरापन जितना अधिक होगा घर्षण उतना अधिक होगा, रुखरापन जितना कम होगा घर्षण उतना कम होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि रुखरेपन को पूर्णतः समाप्त कर देने पर घर्षण शून्य नहीं होता है। किसी भी स्थिति में घर्षण को कितना भी कम किया जा सकता है, लेकिन घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है। घर्षण रुखरेपन पर निर्भर करती है। जितना अधिक रुखरापन होगा उतना अधिक घर्षण होगा, जितना कम रुखरापन होगा उतना कम घर्षण होगा। लेकिन आप कहिएगा रुखरापन को पूरी तरह समाप्त करके क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। घर्षण को घटाया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है, लेकिन घर्षण को किसी भी विधि के द्वारा शून्य नहीं किया जा सकता है। शून्य हो सकता एक स्थिति में, जब वस्तु किसी सतह पर नहीं बल्कि निर्वात में गमन करे। वस्तु किसी सतह पर नहीं बल्कि निर्वात में गमन करे तो वहां घर्षण होगा ही नहीं, क्योंकि निर्वात में कुछ है ही नहीं, तो घर्षण होगा कहां? नेक्स्ट, घर्षण मित्र और शत्रु दोनों है। घर्षण हमारा मित्र भी है और घर्षण हमारा शत्रु भी है। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण हम किसी चीज को पकड़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही रस्सी पकड़कर खींच पाते हैं। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हमारे हाथ में कोई भी चीज नहीं पकड़ा पाएगा। ये कलम और हाथों के बीच घर्षण होने के कारण ही पकड़ अच्छी बैठती है। घर्षण नहीं रहेगा पकड़ अच्छा नहीं बैठेगा। तो घर्षण नहीं रहेगा हम चल फिर नहीं पाएंगे, किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। जिंदगी इतनी बद से बदतर हो जाएगी कि मर जाना ही बेहतर होगा। ठीक है। अब घर्षण, तो घर्षण के कारण जीवन जीना संभव नहीं है। और दूसरी ओर यानी घर्षण मित्र है, दूसरी ओर शत्रु है। घर्षण के कारण चप्पल घिस जाते हैं, 3 महीना पर नया चप्पल खरीदना पड़ता है। घर्षण के कारण हजारों हजार करोड़ का टायर जो है हर साल अर्थव्यवस्था में बदलने पड़ते हैं कि नहीं? ठीक है। ट्रक मालिक का तो दूसरा टेंशन ही होता है कि टायर कब बदलना है। ठीक है। पहला टेंशन है कि ट्रक सही समय पर भाड़ा पर लगा कि नहीं है, दूसरा टेंशन यही रहता है। घर्षण मित्र भी है और शत्रु भी है, मित्र भी है शत्रु भी है, मित्र भी है शत्रु भी है। यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बना हो, यदि सभी पदार्थ न्यूट्रॉन, अभी जानते हैं कि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से। पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? और परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश है, न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। तो जितने भी निर्जीव पदार्थ है वो परमाणुओं से बना हुआ है। और परमाणु 3 मूल कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश है। आवेश ही नहीं है।
तो अगर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं केवल न्यूट्रॉन जैसे कणों से बना हो तो क्या होगा? तो दोस्तों घर्षण का अस्तित्व नहीं होगा। डोरी में तनाव, स्प्रिंग बल को तो छोड़िए, कोई बल का अस्तित्व नहीं रहता। सभी कथन क्या है? सही है। अगर पदार्थ न्यूट्रॉन जैसे विद्युत उदासीन कण से ही केवल बना होता तो आज हमें प्रकृति में उपस्थित मूल बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे विद्युत चुंबकीय बल, ये सब देखने को ही नहीं मिलते, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं के मूल में जो है वो परमाणु है, और परमाणु के मूल में उनके 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अगर केवल न्यूट्रॉन जैसे कणों से बना होता तो घर्षण का कोई अस्तित्व नहीं होता, डोरी में तनाव नहीं होता, स्प्रिंग बल को छोड़िए किसी बल का अस्तित्व नहीं होता। सभी कथन क्या है? नेक्स्ट, घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति के दिशा के विपरीत। आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन, तो कोई भी गति हो, कोई भी गति हो, किसी प्रकार की गति हो, घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, इसमें कोई दिमाग ही लगाना नहीं है। आपेक्षिक गति हो कि सरल आवर्त गति हो, कोई भी गति हो, किसी भी प्रकार की गति हो, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। क्लियर बात समझ गए? चरम घर्षण, चरम घर्षण यानी कि अंग्रेजी में इसे भी कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और स्थिर घर्षण मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब तो दिक्कत नहीं होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का महत्तम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। लिमिटिंग है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, महत्तम मान है। क्लियर? अब यहां पर है म्यू एस और म्यू के। सबसे पहले आपको ये समझ को क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। अब यह है क्या, इसको आप समझ लीजिए। क्लियर? उसके बाद यह प्रश्न बनेगा। एस का मतलब यहां पर एस का मतलब है स्टैटिक, ठीक है। के का मतलब है काइनेटिक। स्टैटिक मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक का मतलब गतिज। गतिज को डायनामिक भी कहते हैं, काइनेटिक भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये म्यू, ये माइक्रो का सिंबल है, लेकिन यहां पर इसे म्यू पढ़ा जाता है। आप जानते होंगे माइक्रो का सिंबल यही है, ठीक है। तो एस यानी स्टैटिक, के मतलब काइनेटिक, स्टैटिक घर्षण और गतिज घर्षण। अब ये म्यू है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। म्यू है क्या? तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि एक वस्तु सतह पर रखी हुई है, और जब हम इसको बल लगाकर खींचेंगे तो पीछे क्या लगेगा? क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। एक वस्तु सतह पर रखा हुआ है और हम इसे बल लगाकर खींच रहे हैं, तो अगर हम इसे बल लगाकर खींच रहे हैं तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा। तो घर्षण बल कितना लगेगा? अब मान लीजिए कि एक बड़ा वस्तु है, इसको भी हम बल लगाकर खींच रहे हैं, तो इधर क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? अब देखिए, ये छोटा वस्तु है और ये बड़ा वस्तु है, इसको बल लगाकर खींचेंगे तो भी घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, इसको भी बल लगाकर खींचेंगे तो भी घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा। तो अगर आपके सामने में हम दो स्थितियां रखे हैं
इस स्थिति में यानी छोटे वस्तु की स्थिति में घर्षण ज्यादा होगा या बड़े वस्तु की स्थिति में घर्षण ज्यादा होगा या दोनों स्थितियों में घर्षण बराबर होगा? बराबर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बड़ा वस्तु, बड़ा मतलब इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज्यादा है, दोनों को हम बल लगाकर खींच रहे हैं तो दोनों में विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। तो छोटे वस्तु की स्थिति में घर्षण बल ज्यादा होगा या बड़े बल वस्तु की स्थिति में? बड़े। अब मान लीजिए दोनों बल का मान समान ही है, तब क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं किस फ्रिक्शन का? एस्टेटिक फ्रिक्शन का। और किसका? एस्टेटिक फ्रिक्शन का। तो आप कहिएगा इस स्थिति में एस्टेटिक फ्रिक्शन कम होगा और इस स्थिति में ज्यादा होगा। क्लियर है ना? यानी कि समझिए घर्षण बल समानुपाती होते हैं किसके? आर के। और आर का मतलब होता है mg। एक वस्तु नीचे रखी हुई है तो नीचे कौन बल लग रहा है और इसको मैनेज करने के लिए ऊपर क्या लगता है? आर। तो घर्षण बल किसके समानुपाती होते हैं? आर के। और आर किसके बराबर होते हैं? वस्तु के भार के। तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगा घर्षण बल उसके भार के समानुपाती होते हैं। किसी वस्तु पर लगा घर्षण बल उसके भार के समानुपाती होते हैं। किसी वस्तु पर लगा घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया उस बल को कहते हैं जो वस्तु के भार को संतुलित करता है और भार के विपरीत दिशा में ऊपर लगता है। तो घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होते हैं या घर्षण बल वस्तु के भार के समानुपाती होते हैं। जितना अधिक भार होगा वस्तु का उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान उतना अधिक होगा। क्लियर? अब यही समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। एफ यहां पर घर्षण बल है। एफ क्या है? तो घर्षण बल किसके समानुपाती? आर के। या घर्षण बल किसके समानुपाती? mg के। कोई दिक्कत? अब समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगता है तो घर्षण बल बराबर होता है म्यू आर। और यहां पर म्यू को कहते हैं घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू क्या है समझे कि नहीं? अगर घर्षण बल निकालना है तो घर्षण बल F बराबर म्यू आर। म्यू क्या है और आर क्या है? mg। क्लियर हो गया? तो किसी वस्तु अगर घर्षण गुणांक का मान दिया रहेगा, वस्तु का भार दिया रहेगा तो उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। तो म्यू क्या है समझ गए कि नहीं? तो घर्षण बल F बराबर क्या हो गया? म्यू आर। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? F बटा आर। F यहां पर क्या है? घर्षण बल। और आर क्या है? वस्तु का भार। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या हो गया? घर्षण बल बटे भार। घर्षण बल बटे भार। तो म्यू बराबर क्या हो गया समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? और ये आया कौन से देख लिए कि नहीं? आया कौन से इस बात को समझे कि नहीं समझे? चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए म्यू बराबर क्या हो गया? F बाय आर। एक वस्तु के लिए आर का मान तो समान ही रहेगा। तो यहां पर म्यू एस है तो एस का मतलब क्या? एस्टेटिक फ्रिक्शन। तो और के का मतलब क्या? तो म्यू एस का मतलब हो जाएगा एफ एस बटे आर। अब म्यू के मतलब हो गया एफ के बटे आर। अब देखिए एस का मान ज्यादा होता है के से। एस्टेटिक फ्रिक्शन का मान काइनेटिक से ज्यादा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं?
तो एस का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और उसके तुलना में के का मान कम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है म्यू एस का मान म्यू के से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा को कम से भाग दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। ठीक है ना। या आप नहीं समझ रहे तो डायरेक्ट समझिए, एस्टेटिक फ्रिक्शन बटे काइनेटिक फ्रिक्शन। एस्टेटिक फ्रिक्शन का मान क्या होता है, बड़ा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मान कम होता है। और बड़ा को कम से भागा करेंगे तो हमेशा उत्तर 1 से अधिक होगा। बड़ा में छोटा से भाग दीजिएगा तो उत्तर 1 से अधिक आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर म्यू को आप नहीं समझे तो सीधा समझिए एस फॉर एस्टेटिक फ्रिक्शन, के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। एस्टेटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक से डिवाइड करेंगे, बड़ा को छोटा से डिवाइड करेंगे, उत्तर हमेशा 1 से अधिक आएगा, उत्तर हमेशा 1 से अधिक आएगा। क्लियर, बात को समझे कि नहीं समझे। अब वैसे म्यू का बारे में हम पूरा बता दिया आपको, म्यू के बारे में पूरा बता दिया, आप समझे कि नहीं समझे। क्लियर, आगे बढ़े। घर्षण गुणांक अभी तुरंत बताए हैं ना। घर्षण बल, घर्षण बल एफ बराबर क्या, या म्यू एम जी। इस बात को समझ गए ना। म्यू घर्षण गुणांक है और आर का मान वस्तु के भार के बराबर होता है। तो इसका मतलब एफ बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर एफ बाय एफ क्या है, घर्षण बल है, और आर क्या है, भार है। भार भी एक प्रकार का क्या है, बल है। ऊपर भी बल नीचे भी, तो बल बल कट जाएगा कि नहीं, कोई मात्रक बचेगा। अब मात्रक होगा, मात्रक होगा ही नहीं। अब मात्रक दो बलों का अनुपात है, घर्षण गुणांक 2 प्रकार के बल का अनुपात है, तो इसका मात्रक होगा नहीं होगा। मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी। तो घर्षण गुणांक एक मात्रक विहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है, मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। ऐसा क्यों, तो आपके सामने में हम लिख दिए। कहिए कोई दिक्कत। घर्षण गुणांक एक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। घर्षण गुणांक एक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि घर्षण गुणांक म्यू, घर्षण गुणांक समझ ही गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इनक्लाइंड प्लेन, यहां पर आई होगा दोस्तों, आनत समतल पर यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इनक्लाइंड प्लेन यानी आनत समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब आनत समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। अब यहां पर सवाल कुछ ज्यादा नहीं, यहां पर आराम से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर आनत समतल की बात की गई है। आनत समतल, इसको क्या कहते हैं, आनत समतल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये है, यही कहलाता है आनत समतल। ठीक है ना। ये हो गया आपका समतल, और इस तरह का बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, आनत समतल। यदि घर्षण गुणांक और इस पर करें कि एक वस्तु रखी हुई है, आनत समतल पर एक वस्तु रखी हुई है। क्लियर, आनत समतल पर एक वस्तु रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं।
रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगा। अब ये सरक नहीं, रखा हुआ है, अनंत समतल पर वस्तु रखा हुआ है। क्लियर? करक या तब सरकने लगेगी जब अनंत समतल के झुकाव कोण, ये है झुकाव कोण, ये है आपका क्या, झुकाव कोण थीटा, ये है झुकाव कोण। क्लियर? झुकाव कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक है, यानी थीटा का मान कितना से अधिक होगा कि यह वस्तु अनंत समतल पर सरकने लगेगा, फिसलने लगेगा। तो अभी देखिए, इस कोण को अनंत समतल और समतल के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत समतल और समतल के साथ बने कोण को क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर? इस कोण को क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं। अब विराम कोण के परिभाषा से म्यू बराबर क्या होता है? टेन थीटा, यानी घर्षण गुणांक बराबर कितना? टेन थीटा। यानी कि यह कोण थीटा है, तब इस स्थिति में घर्षण गुणांक का मान कितना होता है? टेन थीटा होता है। क्लियर? बात को समझिए, अगर यह कोण थीटा है, जिसको क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं, या अगर विराम कोण थीटा हो तो घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्लियर हो गया? अब सवाल करा कि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंत समतल का झुकाव कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। तो थीटा से थोड़ा अधिक हो। सबसे पहले अगर म्यू बराबर टेन थीटा होता है तो थीटा बराबर म्यू बाय टेन होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी थीटा बराबर 10 - 1 म्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर यह विराम कोण है तो विराम कोण का मान कितना निकल गया? 10 - 1 म्यू। इससे थोड़ा अधिक कर दीजिए कोण को, इससे थोड़ा, यानी थीटा का मान निकल गया है। थीटा का मान हल्का बढ़ाएंगे, वस्तु अनंत समतल पर अपने आप क्या होगा? सरकने लगेगा। अपने आप क्या होगा? सरकने लगेगा। क्लियर है बात? समझे कि नहीं समझे? और नहीं समझे तो आप याद भी रख सकते हैं कि विराम कोण अगर दिया हुआ है, अनंत समतल पर वस्तु रखी हुई है, तो थीटा का मान 10 - 1 म्यू से थोड़ा अधिक होगा, तो वस्तु क्या होने लगेगा? सरकने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, 100 केजी द्रव्यमान की वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट, और 4 केजी वेट का मतलब होता है, 4 केजी वेट का मतलब होता है 4 गुना जी। वेट का मतलब क्या? जी। खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता होती है। 4 केजी वेट का मतलब, 4 केजी वेट बल का मतलब कितना बल? 4 गुना जी आवश्यकता होती है। वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या होता है? एफ बाय आर। घर्षण गुणांक म्यू बराबर एफ बाय आर। एफ यहां पर घर्षण बल है, एफ यहां पर क्या है? तो एक वस्तु को खींचने के लिए इतने बल की आवश्यकता होती है, तो मतलब इससे कम बल में वो खींचाएगा नहीं। इसका मतलब यही ना है, एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि 4 केजी वेट से कम बल पर वस्तु खींचाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर इतना बल चाहिए कम से कम खींचने के लिए, तो इसका मतलब है कि घर्षण बल इतना लग रहा है कि नहीं? किसी वस्तु को खींचने के लिए अगर आपको न्यूनतम 4 केजी वेट की आवश्यकता है, उससे कम में वो नहीं खींचा रहा है, तो इसका मतलब है कि घर्षण बल का मान इतना है। इसीलिए कम से कम इतना बल लगाकर आप घर्षण को 0 कर वस्तु को खींचा सकते हैं। तो अगर किसी वस्तु को खींचने के लिए
4 केजी वेट बल की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपका घर्षण बल भी कितना है, 4 केजी वेट है। और आर का मान किसके बराबर होता है, mg के। अब 4 केजी वेट का मतलब 4 गुना जी, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और m कितना है जी, 100, और जहां जी का मान जी कट जाएगा, यानी 4/100। निकालिए 4/100 कितना, 0.04, 0.04। अब देखिए यहां पर m लगा हुआ, घर्षण गुणांक का कोई मात्रक होता है, नहीं होता, तो ये नहीं होगा आंसर। क्लियर बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब घर्षण बल म्यू का मान निकालने के लिए कहेगा, निकल जाएगा ना। मान लीजिए सवाल को चेंज कर दिया तो फिर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। केजी वेट का मतलब होता है जी से गुना कर दीजिए, तब वो यहां पर किसकी बात की जा रही है, बल की। आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन है या, तो 4 केजी वेट को अगर न्यूटन में बदलना है तो संख्यात्मक मान में किससे गुना कर देना है, जी से, गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर देना है। क्लियर। और आर बराबर mg के बराबर होता है, ये हम जानते ही हैं। नेक्स्ट, यदि अभिलंब बल किसे कहते हैं, मान लीजिए इस सतह पर वस्तु रखी हुई है, और वस्तु रखी हुई है, तो यह वस्तु रखी हुई है तो संतुलन की अवस्था में, तो इस वस्तु पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, और mg को मैनेज करने वाला बल किधर लगता है, इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं, यानी कि नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्लियर। तो अभिलंब बल वह बल है जो वस्तु के भार को संतुलित करता है। वस्तु के भार को संतुलित करने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं, जिसकी दिशा भार के ठीक विपरीत और परिमाण भार के बराबर होता है। तो अभिलंब बल है क्या, इस बात को आप समझिए कि नहीं समझे। वह बल जो वस्तु के भार को संतुलित करता है, वह बल जो वस्तु के भार को संतुलित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। अभिलंब बल का मान किसके बराबर, mg के बराबर। अब करें कि अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, तो घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होता है, और इसी समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए घर्षण गुणांक म्यू का यूज किए। घर्षण गुणांक म्यू बराबर एफ बटे, तो एफ आर के क्या है, समानुपाती। आर को दुगुना करेंगे तो एफ भी क्या होगा, ऊपर भी दुगुना नीचे भी दुगुना, तो घर्षण गुणांक क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा। क्लियर। तो अभिलंब बल दुगुना करिएगा तो घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, दुगुना, और घर्षण गुणांक बराबर एफ बटे आर होता है। जब हम आर को दुगुना कर रहे हैं तो एफ भी दुगुना हो जा रहा है, तो जब आर को दुगुना करने से एफ भी दुगुना हो जाएगा, तो घर्षण बल जितना उतना ही बना रहेगा। समझे कि नहीं सब। तो अभिलंब बल को कुछ भी कर दीजिए, दुगुना कर दीजिएगा, आधा कर दीजिए, घर्षण गुणांक क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा, समान बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, इस बात को समझे कि नहीं समझे। अब आइए 14 नंबर पर, एक आनत तल। आनत तल समझे कि नहीं समझे, इसी को क्या कहते हैं, आनत कहते हैं, आनत। तो अब आनत तल पर ही सवाल है, और इस कोण को थीटा लिखते हैं और ये विराम कोण होता है। एक आनत तल का झुकाव कोण कितना है, 30 डिग्री पर स्थित वस्तु ए
यहां पर मान लीजिए वस्तु कौन रखा हुआ है, ए, ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। अगर आनत तल का झुकाव कोण 30 डिग्री है तो आनत तल पर रखा ए ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, फिसलता नहीं है, फिसलने के स्थिति में होता है। इसका मतलब है थीटा हल्का से ज्यादा होगा, यह अपने आप क्या होगा, फिसल जाएगा, क्योंकि फिसलने की स्थिति में आ चुका है। ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी रखने पर पाया गया कि तल का झुकाव कोण कितना, 40 डिग्री है। तल का झुकाव कोण कितना है, 40 डिग्री है। थीटा बराबर कितना, 40 डिग्री। और यहां पर रखा हुआ अब क्या, बी। ए का स्थान पर बी रखने पर पाया गया कि झुकाव कोण कितना, 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आता है। तब तो दो स्थिति है, एक स्थिति में इसको कहते हैं विराम कोण 40 डिग्री है और दूसरी स्थिति में विराम कोण 30 डिग्री है। अगर यहां पर थीटा का मान 30 से थोड़ा अधिक बढ़ाएंगे वस्तु ए फिसलने लगेगी, और थीटा का मान 40 से थोड़ा अधिक बढ़ाएंगे बी जो है वो क्या होगा, फिसलने लगेगा, क्योंकि कह रहा है कि फिसलने पर आ गया है। अब यहां पर इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बात की जिक्र किया गया है क्वेश्चन में और इस बात की जिक्र किया गया है। अब ये दोनों स्थितियों को देखकर अब कौन सा ऑप्शन को सही करिएगा। निश्चित रूप से ए की मात्रा बी की मात्रा से बड़ा है। मात्रा का मतलब द्रव्यमान है, मात्रा का मतलब द्रव्यमान के बारे में आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो मात्रा का जवाब तो यहां दिया, यहां पर इस तरह का सिंबल है, मात्रा का जवाब यहां दिया ही नहीं जा सकता है। मात्रा द्रव्यमान है और जितना डाटा दिया हुआ है इससे हम ये पता लगा ही नहीं सकते हैं कि ए का द्रव्यमान कितना है, अभी का द्रव्यमान कितना है। लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। तो बच गया कौन, अब इसका पता लगाए कि नहीं लगाए, यही आंसर सही है। ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक क्या है, भिन्न है। अगर विराम कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। अगर विराम कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर, तो वस्तु बी के लिए घर्षण गुणांक बराबर tan 40 और वस्तु ए के लिए घर्षण गुणांक बराबर tan 30। वस्तु ए के लिए घर्षण गुणांक बराबर tan 30 डिग्री और वस्तु बी के लिए घर्षण गुणांक बराबर tan 40 डिग्री। अब tan 30 और tan 40 दोनों का मान अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो इतने इंफॉर्मेशन जो प्रश्न में दिया गया है, इस आधार पर हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक भिन्न है। और बिल्कुल हम देख रहे हैं ए के लिए घर्षण गुणांक tan 30 डिग्री के बराबर है और बी के लिए घर्षण गुणांक tan 40 डिग्री के बराबर है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब 15 नंबर ध्यान से दीजिएगा। किसी वृक्ष, यहाँ वृक्ष है, वृक्ष को अंग्रेजी में रफ कहते हैं। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर। तो किसी वृक्ष क्षैतिज तल यानी रफ हॉरिजेंटल प्लेन पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 तथा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो ब्लॉक 20 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा कि 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। कितना घर्षण बल लगेगा, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है क्षैतिज तल, अब मान लेते ये रफ है और इस पर वस्तु रखा हुआ है
कितना केजी का, और इसको खींचा जा रहा है कितना बल से, 15 न्यूटन बल से इसको खींचा जा रहा है। तो पीछे लगेगा क्या, घर्षण बल। महत्तम घर्षण बल कितना लग सकता है, तो F बराबर म्यू आर, घर्षण बल बराबर म्यू आर। म्यू का मान दिया हुआ कितना, और आर का मान mg के बराबर होता है। आर बराबर mg, m का मान कितना 10, g का मान 10, कितना हो गया 20 न्यूटन। तो घर्षण बल कितना लग सकता है, 20 न्यूटन। घर्षण बल का मान निकल चुका है, घर्षण बल बराबर म्यू आर। अब म्यू का मान दिया हुआ है और आर mg के बराबर होता है, m 10 g 10। तो घर्षण बल कितना लग सकता है, 20 न्यूटन। खींच रहे हैं कितना बल से, खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा। क्यों, तो आप जितना बल लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा घर्षण बल लगने वाला है, 20 न्यूटन। तो 15 न्यूटन बल लगाकर हम इस 10 केजी के वस्तु को, जिसके लिए घर्षण गुणांक 0.2 है, उसको खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। तो एक उत्तर तो ये है कि ये खिंचाएगा नहीं, ये खिंचाएगा नहीं। तो होगा क्या, तो आप कितना लगा रहे हैं, न्यूटन का तीसरा गति नियम याद कर लीजिए। अगर आप 15 लगा रहे हैं तो पीछे कितना लगेगा, यानी घर्षण भी कितना होगा। अब कहिएगा घर्षण 15 होगा, घर्षण तो 20 निकला है। तो 20 जो निकला ये अधिकतम मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी अधिकतम 20 लग सकता है। लेकिन आप 15 लगाए हैं तो घर्षण भी पीछे कितना लगेगा, क्योंकि न्यूटन गति नियम कहता है कि जितना आप लगाइएगा विपरीत दिशा में उतना ही लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप 20 लगाइएगा तब घर्षण भी क्या होगा, 20 होगा, और आप 20 से 21 कर दीजिएगा तब वस्तु गति कर जाएगा, क्योंकि घर्षण 20 से अधिक नहीं हो सकता। तो अगर इसे 15 न्यूटन बल से खींच रहे हैं तो यह वस्तु भी 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा, और यहां पर अधिकतम 20 न्यूटन का घर्षण बल लग सकता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत है? सवाल को समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे दिए गए नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी, 24 केजी के 3 ब्लॉक हल्के डोरी से, यहां हल नहीं होगा, हल्के होगा, हल्के डोरी से संबंध है, तथा घर्षण रहित, यानी घर्षण नहीं है, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का, यानी पूरे सिस्टम का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल F बराबर क्या होगा, m। घर्षण है ही नहीं तो कुछ घर्षण के लिए इधर उधर करते तो वो भी टेंशन फ्री है, क्योंकि कह रहा है घर्षण है नहीं। m का मान 24 + 8 + 4 है, और a का मान दिया हुआ है कितना, तो 8 4 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 गुना 2, यानी कितना न्यूटन, 72 न्यूटन, 72 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें घर्षण बल अधिकतम कितना लग सकता है, 20 न्यूटन। तो घर्षण अधिकतम 20 न्यूटन हमेशा क्यों लग सकता, तो घर्षण बल का मान ही इतना निकला है, F बराबर म्यू आर, म्यू आर का मान 20 न्यूटन निकला है, तो इसलिए घर्षण बल हमेशा 20 न्यूटन लगेगा इस वस्तु पर। सवाल आया था कि घर्षण बल पर हमेशा 20 न्यूटन का बल कैसे लगेगा, अरे इसलिए लगेगा क्योंकि इतना मान निकल रहा है घर्षण बल का। बिना सिर पैर का सवाल सब पूछते रहते। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्लियर। रोरी युक्त सड़क के तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल रोरी के तुलना में कम होता है। इस यहां तो ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोरी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्लियर। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। बिल्कुल लुढ़कन अवस्था में लोटनिक घर्षण और खींचने वाली अवस्था में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल के तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्लियर। किसी हो गया। चलिए घर्षण समाप्त हो गया। घर्षण समझे कि नहीं समझे? घर्षण तो वैसे अगर बात करें तो एनसीईआरटी बुक्स में क्लास 8 में ही चर्चा की गई है, और 8 के बाद घर्षण का जिक्र डायरेक्ट 11th क्लास में है। यानी 9, 10th के जो फिजिक्स है उसमें घर्षण की चर्चा नहीं की गई है। अगर घर्षण को एनसीईआरटी बुक्स में दिया देखे तो पहली चर्चा क्लास 8वीं में हुई है, और उसके बाद डिटेल चर्चा हुआ है 11th क्लास में। तो दोनों 11th क्लास का भी जो प्रश्न था एनसीईआरटी वाले और 8 क्लास का भी जो भी प्रश्न था एनसीईआरटी वाले, वो सारे प्रश्न हम आपके करवा दिए हैं। बहुत को लगा होगा कुछ प्रश्न घर्षण बल से रिलेटेड कुछ अलग टाइप का था, तो वो 11th क्लास के एनसीईआरटी का प्रश्न था। और अगर एग्जाम को देखे तो अभी तक घर्षण चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन ही हमें क्वेश्चन बैंक में मिल पाया जो पूछा गया है। अब घर्षण बल से रिलेटेड हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगा। दिक्कत होगा क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आप 2-3 बार रिवीजन करिएगा इस घर्षण को, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टर्म जो है वो ना समझ में आया हो, और एक बार में ना समझ में आए दूसरा बार वीडियो को देखिए। वीडियो अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास सैटरडे को ना होगा, संडे को भी क्लास लेंगे। ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, समाप्त नहीं होगा, बहुत तेजी के साथ समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, जितना प्रश्न पर हम समय दे रहे हैं ना, समझिए थ्योरी भी आपको साथे करवा रहे। अब कहिएगा 12-13 प्रश्न पर कुल 1 घंटा ज्यादा समय दिए हैं। घर्षण का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि आपको बच गया होगा। मिलिए अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।